Hello students, today we will discuss chapter 17 of History and Civic, which is the Union Executive. We have already completed the question answers of this chapter. Now I will explain you what we will get in this chapter. The three organs of the Indian government are the legislature, executive and judiciary. There are three organs of Indian government: legislature, executive and judiciary. लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है. एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव में ये लोग आते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट के बारे में. The President is the head of the state of India and commander-in-chief of the Indian armed forces. She is the constitutional head in whose the name of administration of the country is run. जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है. ठीक है. और हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है. ठीक है. उसके ही नाम पर हमारी कंट्री का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. ठीक है. देन हाउएवर शी हैज़ ओनली नॉमिनल पावर्स. उसके पास बहुत चुनिंदा पावर्स होती हैं, द रियल पावर्स. जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन सच में जो चलाता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस. प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस को मानता है, उसकी एडवाइस को फॉलो करता है. द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ राष्ट्रपति भवन. ऑफिशियल रेजिडेंस कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस. देन क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. सिटीजन होना चाहिए इंडिया का. बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए उसकी. हैव ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा. उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए चाहिए होती हैं. देन आता है इलेक्शन. The President of India is indirectly elected by an electoral college comprising the elected members of both the houses of parliament and state legislative assembly. जो President of India होता है वो डायरेक्टली हम इलेक्ट नहीं करते, उनको पीपल इलेक्ट नहीं करता है, उनको इलेक्ट करता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है जो हमारा प्रेसिडेंट होता है. कैसे? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसको इलेक्ट करते हैं. देन the term of the president is 5 years. However, the parliament can impeach him or for violation of the constitution, corruption or treason. अब प्रेसिडेंट की टर्म कितने ईयर्स की होती है? 5 ईयर्स की. पर उससे पहले पार्लियामेंट उसको इम्पीच कर सकती है. इम्पीच उसको उसकी कुर्सी से हटा सकती है. देन आता है पावर्स एंड फंक्शंस. अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं? एग्जीक्यूटिव पावर क्या है कि प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है. जो पार्टी जीतती है लोकसभा की जो पार्टी जीतती है इलेक्शंस, उसमें से एक बंदे को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर के लिए. देन आता है यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है. किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे. देन आता है गवर्नर. सारे स्टेट्स के जितने भी गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करता है. और हाई जो ऊंचे अहदे के जो लोग हैं उनको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को और एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़ को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. देन आता है लेजिस्लेटिव पावर्स. समन और प्रोव द पार्लियामेंट सेशन. पार्लियामेंट सेशन को कभी भी बुला सकता है. एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर. पार्लियामेंट का जो ओपनिंग सेशन होता है, सबसे पहला जो सेशन होता है, उसको एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट. देन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन. लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है और नए इलेक्शन करवा सकता है बीच में. कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व अ डेडलॉक ओवर ए बिल. एक जॉइंट सेशन को बुला सकता है. अगर कोई बिल नहीं पास हो रहा तो उसको पास करवाने के लिए एक जॉइंट सेशन को बुला के उस बिल को पास करवा सकता है. विद होल्ड हिज सिग्नेचर टू अ बिल दैट हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंड इट बैक टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन. ठीक है. कि मतलब एक बिल है वो दोनों हाउसेज ने पास करके भेज दिया, उसको सिग्नेचर नहीं, मतलब अगर वो चाहता है कि इसमें कुछ और ऐड हो या कुछ बदलाव हो तो वो उसको वापस भेज सकता है, सिग्नेचर नहीं करेगा और सेकंड टाइम उसको साइन करने पड़ेंगे. देन आता है
द प्रेजिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू द राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंग्लिश कम्युनिटी टू लोकसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को लोकसभा के लिए अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है। एंड इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, अगर उस टाइम पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई रूल चाहिए तो उस रूल को एज एन ऑर्डिनेंस वो पास कर सकता है, एक इशू ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिसके ज़रिए वो लॉ जब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं होगा। देन आता है फाइनेंशियल पावर। द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट। बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में किसके नेम पे? प्रेसिडेंट के नेम पे। द प्रेसिडेंट्स परमिशन इज़ नेसेसरी टू, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन ज़रूरी है, ठीक है। नो प्रपोजल फॉर स्पेंडिंग मनी और रेजिंग रेवेन्यूज फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट विदाउट प्राइम। किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसे हमने खर्च करने हैं पार्लियामेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? प्रेसिडेंट। देन आता है मिलिट्री पावर्स। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर है, पहले हमने पढ़ लिया था आर्म्ड फोर्सेस का। ही शी इज़ एंटाइटल्ड टू डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड ए ट्रिटी, वो कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकता है और ट्रिटी संधि भी कर सकता है। मिलिट्री ट्रिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड इन द प्रेसिडेंट नेम। तो जितनी भी ट्रिटीज़ संधिज वगैरह होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारे किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं। देन आता है जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस और सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। पर्सन, किसी भी आदमी जो किसी ने कोई गलत काम किया है उसकी सज़ा को घटा सकता है, ठीक है, या उसको ख़त्म भी कर सकता है। ही शी कैन ऑल्सो पार्डन अ डेथ सेंटेंस को भी टाल सकता है, ठीक है। देन आती हैं कुछ एमरजेंसी पावर्स भी होती हैं उसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। कौन सी? सबसे पहले नेशनल एमरजेंसी। अगर कोई एक्सटर्नल वॉर हो गया, मतलब अटैक हो गया, तो उस टाइम पे नेशनल एमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। या फिर अंदरूनी हालात में कुछ दंगे फसाद वगैरह हुए हैं तो वो नेशनल एमरजेंसी को लगा सकता है। देन आता है एमरजेंसी फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम नहीं कर रही तो तो उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट एमरजेंसी नियुक्त कर सकता है। देन आता है फाइनेंशियल एमरजेंसी। इफ़ देयर इज़ ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर हमारी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे वो फाइनेंशियल एमरजेंसी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो द एमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट, कोई भी एमरजेंसी वो डिक्लेयर करेगा उसके लिए उसको किसकी कंसेंट चाहिए? पार्लियामेंट की कंसेंट ज़रूरी चाहिए, उसके बगैर वो नहीं कर सकता। देन आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए? टू बी इलेक्टेड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम, नॉट बी लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर्स कम नहीं होनी चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी मतलब फ़ायदे इन द सेंस कि उस टाइम पे भी कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होल्ड की होनी चाहिए। एंड हैव ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और सारी क्वालिफिकेशन को पूरा होना चाहिए जो एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्टेड पर्सन ऑफिस कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इनडायरेक्ट तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं, ठीक है। देन आता है फंक्शंस एंड पावर। द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह, या उसकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है, इम्पीच कर दिया गया है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा किसकी तरह? प्रेसिडेंट की तरह। देन अगर वाइस प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब एक तरह से ये चेयरमैन है राज्यसभा का, जैसे स्पीकर है लोकसभा का वैसे ये है चेयरपर्सन। देन आता है द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। द पावर्स दैट आर नॉमिनली वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास तो नॉमिनल पावर्स हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, सॉरी, वो एक रियल हेड होता है और वही सारी पावर्स को चलाता है, मतलब उसके हाथ में ही सारी पावर्स होती हैं। द प्रेसिडेंट किसके
एडवाइस पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन इन द कंट्री। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया में। देन आता है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, उसकी एज 25 साल के ऊपर होनी चाहिए अगर वो लोकसभा का मेंबर है, और 30 ईयर से ऊपर होने चाहिए अगर वो राज्यसभा का मेंबर है, और कोई भी ऐसी ऑफिशियल पोस्ट उसने होल्ड नहीं करनी चाहिए जिसको उससे प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है, सेंटर में या फिर स्टेट में। अब इलेक्शंस कैसे होते हैं। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस व्हेन द न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी और अलायंस व्हिच गेट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब क्या होता है कि ये डायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, हम लोग इन्हें चुनते हैं। दो पार्टीज़ जब आपस में, जो लोकसभा में जिसको मेजॉरिटी मिलती है जिस पार्टी को, उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है। इन केस नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और अलायंस एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई मेजॉरिटी ना मिले किसी पार्टी को तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को। द फुल टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 ईयर, 5 साल की टर्म है। हाउएवर द टर्म कैन एंड सूनर इफ़ शी लूजेज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। अगर उसको हटाया जा सकता है किस तरीके से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करके। देन आता है द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट। प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन भी कर सकता है प्रेजिडेंट को पत्र लिख के। देन आता है फंक्शंस एंड पावर्स। प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह काम करता है लोगों के लिए पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच, ठीक है। एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और ड्यूटीज़। द प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटेड टू फंक्शन अंडर द प्रेसिडेंट को सारी जरूरी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर। सिलेक्ट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनता है अपनी, जो उनको एडवाइस देती हैं। डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काम ड्यूटीज़ को बांटता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ओवरसीज अ स्मूथ फंक्शन ऑफ ईच। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक तरह से लिंक का काम करता है और देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। कैन डिमांड एन एक्सपेंशन ऑफ द कैबिनेट और द रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर। किसी भी मिनिस्टर की रेजिग्नेशन को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उसमें भी अलग अलग रैंक्स होते हैं। 4 रैंक्स आर देयर। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को होल्ड करते हैं। देन आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, वो किसके अंडर काम करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास स्मॉल मिनिस्ट्री, जिनके पास स्मॉलर काम मतलब स्मॉल डिपार्टमेंट जिनके पास होते हैं वो। देन आता है डिप्यूटी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स हु वर्क अंडर ए कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं या फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है। देन आता है लास्ट कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो हायर रैंक्स, मतलब इनके हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटीज़ इनकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर करता है काम, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा को जिसने सारे रूल्स को बनाना है। देन आता है द कैबिनेट कैन रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट इंजॉयज द सपोर्ट्स और कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। कैबिनेट उतने टाइम तक रह सकती है जब तक वो कॉन्फिडेंस वोट ले पा रहे हैं लोकसभा में से। जब नो कॉन्फिडेंस पास हो गया किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा। देन आता है दस द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्विम एंड सिंक टुगेदर, मतलब एक तरह से 50-50 इनका फ़ायदा भी है, 50-50 नुकसान भी है। Then permanent executive civil services, while the president, vice president, the prime minister, council of ministers constitute the political executive. The civil servants are the permanent executive. The political executive is elected by the people and hold office for a specified period. They also do not have any specific expertise on various subject areas. Therefore, the minister are assisted by civil servants. तो जो ये मिनिस्टर्स होते हैं इनको अलग अलग सिविल सर्वेंट से असिस्ट किए जाते हैं ताकि ये जो काम करें ये एडवाइस लेके कर सकें। जैसे सिविल सर्वेंट्स कौन से हो गए, IAS हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये सर्वेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्टर्स के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।